Today we are going to discuss our next topic, that is Anglo-Norman period. And in the previous video we have discussed Anglo-Saxon period. So Anglo-Saxon period over when Hastings War started, and in Hastings War Harold Godwinson and William First the Conqueror, means this war started between हैरोल्ड गॉडविंसन एंड विलियम फर्स्ट द कॉन्क्वेरर। तो हम देखेंगे कि 1066 में क्या होता है, हैरोल्ड गॉडविंसन और विलियम फर्स्ट द कॉन्क्वेरर के बीच में वार स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? वार स्टार्ट हो जाता है। और उसमें होता क्या है, विलियम फर्स्ट द कॉन्क्वेरर, जिसे हम नॉर्मन्स किंग्स बोलते हैं, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी बोलते हैं, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी बोलते हैं, वो जीत जाता है। और जो हैरोल्ड गॉडविंसन होते हैं वो हार जाते हैं, और वहीं से एंग्लो नॉर्मन पीरियड की स्टार्टिंग हो जाती है। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड की स्टार्टिंग कहाँ से माना जाता है? एंग्लो नॉर्मन पीरियड की स्टार्टिंग 1066 से माना जाता है। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड देखें, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी एंग्लो नॉर्मन पीरियड में जो किंग होता है विलियम फर्स्ट द कॉन्क्वेरर, वो जीत जाता है। तो एंड ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड यानी 1066 में एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंड हो जाता है। विलियम फर्स्ट द कॉन्क्वेरर फ्रॉम नॉर्मंडी, नॉर्मंडी देखो कहाँ है, फ्रांस में एक जगह है, बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। अगर देखो जस्ट इसके पहले अगर हम देखें तो जब एंग्लो सैक्सन पीरियड चल रहा था, यानी वो टाइम क्या था, 449 to 1066, ये टाइम माना जाता था। कहीं कहीं पे 450 to 1066 माना जाता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंड हो जाता है। विलियम फर्स्ट द कॉन्क्वेरर यानी नॉर्मंडी, ठीक है, जो फ्रांस में एक जगह है वहाँ से वो आया हुआ था, बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। अब इंग्लैंड का किंग कौन बन जाता है? विलियम द कॉन्क्वेरर। यहाँ से बिगनिंग ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड यानी 1066 से क्या स्टार्ट हो जाता है? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। और ये कहाँ पे चलता है? काफ़ी बुक्स में आपको 1450 मिलता है, बट ये कहाँ से है? 1458 तक रहता है, ठीक है। अगर हम देखें फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड के हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो होता क्या है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिफोर चासर आता है, यानी मिडल इंग्लिश पीरियड। अगर हम देखें एंग्लो नॉर्मन पीरियड को हम मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। एंग्लो नॉर्मन पीरियड को क्या कहा जाता है? मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर एंग्लो नॉर्मन पीरियड को मिडल इंग्लिश पीरियड कहा जा रहा है तो आप देखोगे ये मिडल इंग्लिश पीरियड को वास्तव में बहुत लंबा चलता है, यानी लगभग 500 ईयर्स तक चल जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 500 ईयर्स तक चलता है। तो इस 500 ईयर्स, ड्यूरेशन ऑफ 500 ईयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक बिफोर चासर, एज ऑफ चासर, एज ऑफ रिवाइवल। तो जो बिफोर चासर का एज है 1066 to 1340 होता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे किसको? एज ऑफ चासर को पढ़ेंगे, ठीक है, यानी बिफोर एज ऑफ चासर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एज ऑफ चासर पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिडल इंग्लिश पीरियड, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है, उसके फर्स्ट पार्ट को, और दैट इज बिफोर चासर 1066 to 1340। इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज, सीधी सी बात है, अगर विलियम फर्स्ट द कॉन्क्वेरर राजा बनता है इंग्लैंड का, अब कौन राजा नहीं रह गया? हैरोल्ड गॉडविंसन नहीं रह गया। तो जैसा राजा होता है, जिसका शासक होता है, उसी के अनुसार लैंग्वेज डेवलप होती है। तो इंग्लैंड बिकेम ट्राइलिंगुअल नेशन। अब जब नॉर्मंडी, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी आ जाता है इंग्लैंड में, तो जो इंग्लैंड की लैंग्वेज होती है वो ट्राइलिंगुअल हो जाती है, ठीक है। ट्राइलिंगुअल होती है तो ट्राइलिंगुअल में क्या है? फ्रेंच हो जाता है, लैटिन हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है। फ्रेंच किसके लिए होता है? अपर क्लासेस के लिए होता है, अरिस्टोक्रेसी। यानी अगर हम शॉर्ट में बोलें तो इंग्लैंड में जो फ्रेंच लैंग्वेज है, इंग्लैंड में कितने लैंग्वेज यूजेज हो रहे हैं? 3 लैंग्वेज यूजेज हो रहे हैं, यानी इंग्लैंड बिकेम ट्राइलिंगुअल नेशन। तो फ्रेंच क्या हो जाता है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाता है। लैटिन क्या है? चर्च का लैंग्वेज बन जाता है। और इंग्लिश लोकल लैंग्वेज बन जाता है कॉमन पीपल के लिए। मिडल इंग्लिश लैंग्वेज इमर्ज
अगर हम देखें मिडल इंग्लिश लैंग्वेज, तो मिडल इंग्लिश लैंग्वेज बना किससे है? देखो, एक तो जब एंग्लो सेक्शन पीरियड था तो ओल्ड इंग्लिश चल रहा था, बट अब क्या हुआ, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी आ गया, उनकी लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच, यानी ओल्ड इंग्लिश प्लस फ्रेंच को मिला दिया गया तो मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये तो हमारा क्या था, और जब ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी आता है तो उसका लैंग्वेज क्या हो जाता है। अगर हम इस ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी में एंग्लो नॉर्मन पीरियड में लिटरेचर की बात करें तो इस एंग्लो नॉर्मन पीरियड में पोएट्री बहुत ज़्यादा लिखी गई थी, यानी इनकी शुरुआत पोएट्री से होती। कोई स्टोरी भी है तो पोएट्री फॉर्म में लिखी गई थी, वर्स फॉर्म में लिखी गई थी। अब पोएट्री को जिस तरह से मिडिल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, बिफोर, एज ऑफ चासर, एज ऑफ चासर, एज ऑफ रिवाइवल, ठीक उसी तरह से उस समय जो पोएट्री थी, लिटरेचर था, वो 3 पार्ट में क्रॉनिकल्स होता है, और रिलीजियस एंड डिडैक्टिक पोएट्री होती है, रोमांसेज होते हैं। ठीक है, क्रॉनिकल्स क्या होता है ज़रा देखो। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्क्राइबिंग देम इन द ऑर्डर इन व्हिच दे हैपन। ठीक है, क्रॉनिकल्स को देखें, वापस देख लो। द मीनिंग ऑफ क्रॉनिकल इज दैट, द मीनिंग ऑफ क्रॉनिकल्स इज दैट अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्क्राइबिंग देम इन द ऑर्डर इन व्हिच दे हैपेंड। मीन्स अगर हम हिंदी में इसे बोलें, ऐतिहासिक घटनाओं का कालानुक्रमित लिखित ब्यौरा, इसी को हम कहते हैं क्रॉनिकल, जिसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं। अगर हम बहुत शॉर्ट में बोलें इसका सिनोनिम, तो क्रॉनिकल्स का सिनोनिम रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? रिकॉर्ड। इसकी और भी सिनोनिम क्या होती है? क्रॉनिकल्स की सिनोनिम हिस्ट्री होता है। क्या होता है? हिस्ट्री होता है। ठीक है, तो अगर उसमें देखें तो जो हमारी पोएट्री है 3 पार्ट में डिवाइड होगी। हम क्रॉनिकल्स को देखें तो एक ब्रूट है, ब्रूट पोएम है जो लेमन्स ने लिखा है। इसमें क्या बताया गया है? दिस पोएम, यानी दिस स्टोरी, दिस पोएम टेल्स द टेल ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। यानी ब्रूट को अगर देखें, ब्रूट क्या है? ब्रूट एक पोएम है, लिखा किसने है? लेमन ने लिखा है। तो इसमें बताया क्या गया है? इसमें ब्रिटेन की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। यानी अगर कोई पूछे ब्रूट क्या है, BRUT क्या, ब्रूट क्या है? ब्रूट एक पोएम है, लिखा कौन है? कंपोजर कौन है? लेमन है। इसमें है क्या? इसमें ब्रिटेन की हिस्ट्री है। इसमें टोटल लाइन्स कितनी है? 16,095 लाइन्स है। हिज फर्स्ट हिस्टियोग्राफी रिटन इन इंग्लिश सिंस द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स। यानी एंग्लो सेक्शन से लेकर के अभी तक, यानी नॉर्मन, जब एंग्लो नॉर्मन चल रहा था तो ब्रूट एक पोएम लिखा जाता है, वो क्रॉनिकल्स पोएम होता है। उस पोएम में क्या बताया जाता है? ब्रिटेन की हिस्ट्री बताई जाती है। द चीफ सोर्स इज रोमन डी ब्रूट ऑफ फेस। ठीक है, नेक्स्ट को अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या है? एक तो क्रॉनिकल्स में जो हमारी पोएट्री चल रही थी तो ब्रूट चल रहा था। दूसरा हमारा है हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनिया। ठीक है, हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनिया, ये क्या है? ये भी एक पोएम है। लिखा कौन है? जेफरी ऑफ मनमाउथ। ठीक है, मनमाउथ ने लिखा है। तो ब्रूट को लेमन ने लिखा था, और हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनिया को किसने लिखा? मनमाउथ ने लिखा है। ये क्या है? स्यूडो हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये देखो, ये है आपका रिलीजियस एंड डिडैक्टिक पोएट्री। अगर हम देखें, पोएट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो 3 पार्ट में एक हमारा क्या हो गया? ब्रूट पोएम बन गया। दूसरा हमारा हिस्टोरिया रीगम। ब्रूट में क्या है? ब्रिटेन की हिस्ट्री है। हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया क्या बताता है? स्यूडो हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री बताता है। ठीक है, रिलीजियस डिडैक्टिक पोएट्री देखा जाए तो इसमें क्या है? और मूलम है, जो 12th सेंचुरी में लिखा गया था, और इसका राइटर कौन है? ऑरम है। ठीक है, ओम। द आउल एंड द नाइटिंगेल, ये दूसरा हमारा रिलीजियस एंड डिडैक्टिव पोएट्री है। ठीक है, कब की? नॉर्मल एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। फिर तीसरा क्या है? द कर्सर मुंडी। कर्सर मुंडी में क्या बताया गया है? बाइबलिकल स्टोरीज बताया गया है। ठीक है, और द आउल एंड द नाइटिंगेल, ये देख लो, ये क्या है? एक डिबेट है, पोएट्री डिबेट है। रोमांसेज को देख लो। रोमांसेज ये हमारी लव स्टोरी नहीं होती है। जो हमारी रोमांसेज होते हैं उस समय क्या होते हैं? जो नाइट होते थे, बहुत ही हार्डल वर्क उनको दिया जाता था। और जो हमारे रोमांसेज एंग्लो नॉर्मन पीरियड के थे, वो क्या थे? 3 पार्ट में डिवाइड थे। एक मैटर ऑफ फ्रांस था, मैटर ऑफ ब्रिटेन था, मैटर ऑफ रोम था।
तो अगर फ्रांस के बारे में देखा जाए, मैटर ऑफ फ्रांस, तो रिलेटेड टू चार्ल मैग्ने एंड हिज नाइट्स वर्क, यानी चार्ल मैग्ने और उसके जो नाइट्स थे, सैनिक थे, उनके बारे में ये मैटर ऑफ फ्रांस है। और इस पे एक वर्क है, वो क्या है, सैंसन डी जेस्ट, और वो सैंसन डी जेस्ट क्या है, संग ऑफ डीड है। और इसका इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, सैंसन डी रोनाल्ड। ठीक है, तो सैंसन डी रोनाल्ड हो गया, बात आ गई समझ में। दूसरा अगर हम देखें रोमांसेज को, मैटर ऑफ ब्रिटेन है। मैटर ऑफ ब्रिटेन में क्या स्टोरीज सेंटरिंग ऑन द कोर्ट ऑफ किंग आर्थर। देखो जो किंग आर्थर था और उसकी जो नाइट थी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ब्रिटेन का जो किंग आर्थर था उसके नाइट्स थे उसके बारे में मैटर ऑफ ब्रिटेन है। उसकी एक बुक है मॉर्डी आर्थर, सर गावेन एंड ग्रीन नाइट है। मैटर ऑफ रोम क्या है, रोम में की जो लीजेंड्स और हिस्ट्री, क्लासिकल हिस्ट्री है, एंटिकिटी है, ये सब के बारे में बताया गया है, इंक्लूडिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में बताया गया। यानी ये मैटर ऑफ रोम में क्या है, मैटर ऑफ रोम में क्लासिकल हिस्ट्री के बारे में बताया गया, लीजेंड्स के बारे में बताया गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बताया गया, एंड द हीरोज ऑफ द ट्रोजन वार के बारे में बताया गया। वो वर्क क्या है उस मैटर ऑफ रोम का, किंग अलेक्जेंडर। अब देखते हैं कुछ और हमारी पोएट्री थी, जो कि जैसे अगर हम रूट को देखें तो लेमन ने लिखा था। ठीक है, ऐसे जो और भी हम देखें, जो हमारी रूट के बाद हमारी क्या थे, हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया थी, जेफरी मनमाउथ ने लिखा था। ऐसे कुछ हमारे पोएट्री वर्क थे जो अनानिमस थे, उसके राइटर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जैसे पर्ल, ये अनानिमस राइटर है। ये क्या है, ये एक ऐसे पिता की स्टोरी है जो अपनी डॉटर को खो देता है और वो बहुत ड्रीम में रहता है, दुखी रहता है। ठीक है, फिर क्या है, सर गावेन एंड ग्रीन नाइट, अननोन ऑथर, ये भी है। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 100 ईयर्स वार की। तो आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया क्या, एंग्लो नॉर्मन पीरियड का। और वापस आप देख लो, एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो होता है वो 10066 से स्टार्ट होता है और फिर 1458 तक चलता रहता है। और इस एज को मिडल इंग्लिश एज भी कहते हैं। मिडल इंग्लिश एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, एक तो हमारा होता है क्या, एक हमारा होता है बिफोर चासर जो कि 106 to 1340 चलता है। दूसरा एज ऑफ चासर होता है, बिफोर चासर ये हो गया। एज ऑफ चासर 1340 to 1450 चलता है। एज ऑफ रिवाइवल 1450 to 1550 या 1558 चलता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बिफोर चासर पढ़ा है। कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे एज ऑफ चासर और इसकी एक, यानी अगर हम देखें तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 3 वीडियो होने चाहिए। तो आज हमने बिफोर एज ऑफ चासर पढ़ा। कल की वीडियो जो हमारी होगी वो हमारी होगी एज ऑफ चासर। थैंक यू, बट आई रिक्वेस्ट यू that you should subscribe my channel and this video should be shared by you to your friends so that our subscriber can be increased. Thank you.